आज हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है नामक निबंध से संबंधित गद्यांशों पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को करेंगे और इसी के साथ हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या भी देखेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इन चर्चाओं को शेयर करें और इन चैनलों से संबंधित विद्यार्थियों को इसका पता जरूर दें ताकि और भी लोग इस मंच से जुड़ें और अपने सपने को साकार करें। और यकीन मानना प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको एकदम सरल शब्दों में और एकदम कम से कम शब्दों में सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, सारी चीजें समझाई जाएंगी। और यकीन मानना प्यारे साथियों, वही आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा जो यहाँ पर आपको बताया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पाठ का सारांश देखेंगे और इसी के रास्ते हम इस निबंध को आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रस्तुत निबंध देश प्रेम की भावनाओं से परिपूर्ण है। लेखक ने इस निबंध को 1884 ईस्वी में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकरणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा था। ये जितनी भी बातों को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है वो सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। पहली बात यह पता होनी चाहिए कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। यह एक निबंध है और यह निबंध देश प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत है और इसे लेखक ने 1884 ईस्वी को लिखा था और इसे ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकरणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा था। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए। निबंध को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य देशवासियों में आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना था। लेखक का जो उद्देश्य था वह यह था कि देशवासियों को आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना चाहिए। आगे देखेंगे हम लोग, इस निबंध में लेखक ने भारतवासियों को कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर शिक्षित होने, उद्योग धंधों को विकसित करने, आलस्य रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा दी है तथा उन्हें अपनी शक्तियों व योग्यताओं को पहचानने के लिए प्रेरित किया है। देश की उन्नति के लिए ये बातें आज भी महत्व रखती हैं। इससे भारतेंदु जी की दूरदर्शिता का परिचय मिलता है। तो आपने पाठ के सारांश के माध्यम से यह समझ लिया कि इस पूरे के पूरे निबंध में क्या बातें हैं। और मान लीजिए आपने केवल पहचान लिया कि यह गद्यांश भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती से आया हुआ है, तो अगर आपको उसकी व्याख्या ना मालूम हो और आपको यह सारांश मालूम हो तो आप सारांश भी लिखकर आ सकते हो। और यहाँ पर हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और इन बिंदुओं के रास्ते कभी कभी गद्यांशों पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है, प्रस्तुत निबंध में भारतेंदु भारतीयों की तुलना रेलगाड़ी के डिब्बे से करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतेंदु ने भारतीयों की तुलना किससे की है, तब आपको बताना है रेलगाड़ी के डिब्बे से की है या रेलगाड़ी से की है। और भारतवासियों की क्षमता को रेखांकित करते हुए उन्हें स्वयं ही इंजन बनने के लिए प्रेरित किया है। पीछे आपने कल की चर्चा में निबंध को अच्छे से समझा ही होगा। मैंने लगभग हर चीज को समझाने का प्रयास वहां पर किया था। अगर नहीं समझा है तो आज भी मैं आगे अभी समझाऊंगा।
तो वही बातें यहाँ पर कह रहे हैं और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और यकीन मानना प्यारे साथियों, किसी ना किसी सेट में जरूर पूछा जाएगा, किसी ना किसी सेट में जरूर रहेगा। आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, लेखक ने भारतीयों में विद्यमान आलस्य की अधिकता को ही उनकी उन्नति के मार्ग में बाधक माना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक ने किसे भारतीयों का सबसे बड़ा बाधक माना है, किसे उन्नति का सबसे बड़ा बाधक माना है, तब आपको कहना है कि भारतीयों में विद्यमान आलस्य की अधिकता को ही उनकी उन्नति के मार्ग का बाधक बताया है। किसने बताया है? अपने भारतेंदु भैया जी ने। तो भैया इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। अगला, भारतेंदु ने अपने इस निबंध में धर्म को सब उन्नतियों का मूल बताया है। क्या बताया है? धर्म को सब उन्नतियों का मूल बताया है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतेंदु ने किसे सब उन्नतियों का मूल बताया है, तब आपको कहना है भारतेंदु जी ने अपने निबंध में धर्म को सभी उन्नतियों का मूल बताया है। तो ये भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। और मैं इंतजार कर रहा हूं कि ये सारी बातें इकट्ठा करके एक साथ आपसे पूछ लिया जाए। और एक साथ जब पूछ लिया जाएगा बच्चा, तो मेरे इतना चिल्लाने का जो ये मेहनत लग रहा है, ये सार्थक हो जाएगा। ये मेहनत फिर समझ लीजिए खत्म हो जाएगा, खुशी मिल जाएगी, सुकून मिल जाएगा, है ना। और मैं चाह रहा हूं कि सब इकट्ठा पूछा जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पर पढ़ा रखा है और मेरा नाम भी हो जाएगा कि ये फलाने सर जी थे, उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने बताया, आ भी गया। तो इन बातों को बच्चा आप ध्यान में रखे रहिएगा, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं आपको 7 से 8 गद्यांश करा दूंगा और उसी 7 से 8 गद्यांश के रास्ते आपका काम बन जाएगा। हालांकि कल वाली चर्चा में मैंने आपको पूरा का पूरा बता ही दिया, पूरा का पूरा सारी बातें समझा ही दिया था। तो वहां से चाहे जो भी पूछेगा आप उतना तो करने लायक हो गए हो। लेकिन मैं स्पेशल 8 के आसपास आपको गद्यांश करा दूंगा, इसी के रास्ते आपका काम बनने वाला है। जिसमें हम यहां पर सबसे पहला गद्यांश देखेंगे। पहला गद्यांश है, इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। अभागा, अभागा यानी कि जिसका किस्मत अच्छा ना हो या जिसका किस्मत साथ ना दे रहा हो। तो वही लेखक कह रहा है कि इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत है। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं, ये आपसे पूछा जाता है, पीछे मैंने आपको बता दिया। यद्यपि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और अधिक महसूल की ट्रेन इस में लगी है। यहां महसूल का अर्थ होता है बच्चा शुल्क, किराया। और आप अपनी किताब को देखोगे तो उसमें लिखा हुआ मिल जाएगा कर। क्या मिल जाएगा? कर, जिसे टैक्स कहते हैं, है ना। तो महसूल का मतलब ये होता है। अगर महसूल का मतलब आपको लिखना हो आपकी कॉपी में, तो आप सबसे पहले शुल्क लिखिएगा, शुल्क ना आ रहा हो तो किराया लिखिएगा, किराया ना आ रहा हो तब जाके कर या टैक्स लिखिएगा। ये बातें क्रमवार तरीके से ही सही सटीक बैठती हैं। तो महसूल हो गया। यहां पर लेखक कह रहा है कि जिस तरह से ट्रेन में बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के डिब्बे लगे होते हैं, फर्स्ट क्लास हो गया, सेकंड क्लास हो गया, है ना, बहुत अच्छे अच्छे डिब्बे लगे होते हैं और उनकी फीस भी जो है महंगी होती है, उनका किराया भी महंगा होता है। लेकिन इंजन के बगैर ये काम नहीं करते, ये चल नहीं पाते। उसी तरह से हमारे भारतीय लोग हैं, इनको कोई चलाने वाला चाहिए। जब तक इन्हें कोई चलाने वाला नहीं होगा, ये अपने आप से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके शक्ति का परिचय कराया था, उसी प्रकार भारतीयों को भी कोई ऐसा मिल जाए जो इनके शक्ति का परिचय करा पाए। अगर परिचय करा देगा तो ये आसानी से बड़ा, मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर ले जाएंगे।
वही बात यहाँ पर कही जा रही है। वैसे ही हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। अगर कोई चलाने वाला कोई अच्छा व्यक्ति मिल जाए भैया, तो हिंदुस्तानी लोग पहाड़ को तोड़ सकते हैं, चट्टानों का सीना छेद सकते हैं, आसमान को भेद सकते हैं, अंतरिक्ष में जा सकते हैं, पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। इनसे इतना कह दीजिए, का चुपी साध रहा बलवाना। फिर देखिए हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आता है, सो बल कौन याद दिलावे। अफसोस की बात यह है कि कौन इनको इनका बल याद दिलावे। किसको इतनी चिंता लगी है, किसी को नहीं लगी है। तो आपने पढ़ते पढ़ते ही इसका अर्थ जान लिया होगा, समझ में आ गई बात। उतना ज्यादा तो कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है। एक बार आप पढ़ोगे बस आसानी से समझ में आ जाएगा। और कल मैंने आपको इसको पढ़ा के बताया था। फिर यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है। और एक प्रकार और है क्वेश्चन पूछने का, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इन तरहों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इन दोनों को मैं एक साथ करा दे रहा हूं। और मैंने आपसे वादा किया था कि बिल्कुल कम से कम शब्दों में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल कम से कम शब्दों में बताऊंगा और इसी के रास्ते आपका कल्याण होगा। तो क्वेश्चन पूछने का जो पहला प्रारूप होता है वह इस तरीके से होता है। तो इसका उत्तर आप जान लीजिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है शीर्षक निबंध से उद्धृत है। तो यहां आपको लेखक का नाम पता चल गया, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है पाठ के बारे में पता चल गया, और आपको पता चल गया कि यह निबंध विधा है, और आपको पता चल गया यह किसमें संकलित है। तो यहाँ लगभग लगभग आपको कम से कम शब्दों में बहुत कुछ जानकारी मिल गई। इसी को आधार मान के आप संदर्भ बनाइएगा। आपको अगर कोई सुधार भी करना हो तो इसी इतने में थोड़ा बहुत सुधार करके आप छोटा गद्यांश इससे और छोटा कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था या जो मैंने आपको कल की चर्चा में बताया था, संदर्भ व्याख्या जो है सेम टू सेम वही रहेगी, देख लो चाहे तो। प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से भारतेंदु जी कहना है कि यह भारत का दुर्भाग्य है कि भारतीय अपने आलसी स्वभाव के कारण रेलगाड़ी के डिब्बों जैसे हो गए हैं। जिस प्रकार रेलगाड़ी में अच्छे एवं मूल्यवान डिब्बे लगे रहने के बावजूद वे इंजन के अभाव में एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं, उनमें गति उत्पन्न नहीं होती है, उसी प्रकार भारतीय भी विद्वान एवं शक्तिशाली होने के बावजूद सही नेतृत्व के अभाव में निष्क्रिय बने रहते हैं। यदि उन्हें सही एवं योग्य नेतृत्व मिल जाए तो वे बड़े से बड़ा कार्य कर सकते हैं। बच्चा आप सभी को रटना नहीं है, आप सभी को रटना नहीं है, समझना है। और जिस तरीके से मैंने आपको पीछे समझाया वही तरीका आपको अपनाना है, उसी तरीके से आपको समझना है। और जिसको रटना है भाई ये दे दिया है हमने, रट्टा मार जाओ, कोई दिक्कत नहीं। जिस भी तरीके से आपको याद होता हो उस तरीके से आप याद करिए। फिर बच्चा अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वह यह पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किस की चर्चा की है, स्पष्ट कीजिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने भारतवासियों के आलस्य की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? आलस्य की चर्चा की है। फिर आगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चे वह यह पूछा जाता है कि भारतीयों को आज किस बात की आवश्यकता है। तो भारतीयों को आज इस बात की अत्यधिक आवश्यकता है कि कोई उन्हें उनके बल एवं पौरुष से परिचित कराए। क्या कराए बच्चा? परिचित कराए।
अभागे तथा महसूल का शब्दार्थ क्या है? तो मैंने आपको कई बार बताया कि महसूल का मतलब होता है शुल्क, किराया, कर जिसे टैक्स कहते हैं। अभागे का मतलब होता है जिसका भाग्य अच्छा ना हो, और इसके लिए शब्द है दुर्भाग्यशाली या बदकिस्मत। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से हमने यहां पर गद्यांश नंबर 1 को कंप्लीट कर लिया है। आगे की चर्चाओं में हम लोग गद्यांश 2 के साथ मिलेंगे और शानदार तरीके से उसको भी कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो कमेंट वगैरह भी करा करिए, ताकि हम जान सकें कि आप सभी को चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।